नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और मुझे जवाब चाहिए में आज हम बात करेंगे दिल्ली में एनसीटी बिल को लेकर मचे घमासान की। कैसे इस बिल को संसद में पेश किए जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया है, राजनीति तेज है, बिल के मायने क्या हैं, इस बिल में क्या कुछ खास है। बिल के अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ अब से कुछ देर में एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, संविधान विशेषज्ञ से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है वो कितने सही है। लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से इस बिल को लेकर संघर्ष आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी जो इस वक्त दिल्ली की सत्ता पर काबिज है वो जंतर मंतर पर विरोध कर रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद में भी प्रदर्शन किया था। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस बिल को चुनी हुई सरकार के खिलाफ बताया है, बल्कि कांग्रेस ने तो एक संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल लागू हो गया तो फिर एलजी यानी कि उपराज्यपाल वॉइसरॉय हो जाएंगे। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया है, मांग की है कि इस बिल को पास न होने दिया जाए। विपक्ष से इस मामले में एकजुट होने की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने भी धरना दिया है, इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। एनसीटी बिल पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कैसे जंग चल रही है, आर पार की लड़ाई हो रही है, देखिए जरा। को यही कहना है कि विरोध का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार को उसको नियम के अनुसार ही काम करना है। और जहां तक नियम की बात है, वो संविधान से लेकर बाकी सारे कानून बने हुए हैं और दिल्ली की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में यूनियन टेरिटरी का भी इसका नेचर है। और यही कारण है कि दिल्ली की जनता ने अगर आपको चुन के भेजा है तो हमें भी चुनकर भेजा है। देखिए, दिल्ली के अंदर जब एक्ट बना वो भारतीय संविधान के तहत बना। दिल्ली के अंदर उसी एक्ट के तहत सरकार चलती रही। पिछली बार जब हमारी सरकार बनी उसके बाद गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके और चुनी हुई सरकार की शक्तियों को छीन करके एलजी को दिया जबरदस्ती। डिस्टरबेंस उसके बाद शुरू हुआ, काम रोके गए, लगातार जो है डिले होते गए सभी काम। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इन सारे पहलुओं पर विचार किया। लंबे समय तक विचार मंथन के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि तीन चीजें, पुलिस, क्योंकि केंद्र सरकार भी दिल्ली में रहती है तो पुलिस, जमीन, क्योंकि विकास के काम के लिए केंद्र सरकार को भी जरूरत पड़ती है, और लॉ एंड ऑर्डर, ये तीनों सब्जेक्ट एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार के पास रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जंतर मंतर पर संबोधित करेंगे। जंतर मंतर पर एनसीटी बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं उसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद भी हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री भी हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं। ये सभी लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि इस बिल को बीजेपी वापस ले। जैसे ही ये बिल पेश किया गया, इस बिल पेश किए जाने के बाद से ही लगातार हंगामा खड़ा हो गया है। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। आशीष, पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी और सेंटर के बीच, और अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कल संसद में भी हमने देखा था, गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी के सांसदों ने, और आज पूरा कलेक्टिव पार्टी, मंत्री, विधायक, सांसद सब कलेक्टिव तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, और सीएम भी आने वाले हैं। जी रोहित, ठीक 4:30 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे जंतर मंतर पर। ये लड़ाई पहले सड़क से शुरू हुई, संसद तक पहुंची, अब संसद से एक बार फिर सड़क पर आई है। थोड़े दिनों के बाद देखेंगे, जैसे ही ये जो बिल है वो कानूनी रूप ले लेगा, उसके बाद ये लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में लड़ी जाएगी। दरअसल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो फैसला था, उसने दिल्ली के समीकरण को, यानी जो राजनीतिक समीकरण है, उसको पलट कर रख दिया था। उससे पहले जो दिल्ली का बॉस होता था वो उपराज्यपाल था, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। जब दिल्ली सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लंबी सुनवाई चली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और 239A की व्याख्या की
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि जो एलजी होंगे वो मंत्री परिषद के एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। हालांकि एलजी के पास सुप्रीम कोर्ट ने पावर जरूर दी कि 239 ए में सब क्लॉज 4 में अगर वो किसी मामले में संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो मैटर को सीधे प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं, लेकिन वहां भी कॉल वो नहीं ले सकते हैं। अब दरअसल सरकार इसी चीज को रोल बैक करना चाहती है, यानी जो पहले अधिकार एलजी के पास थे 2018 के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पहले, वही अधिकार एक बार फिर सरकार जो है वो एलजी को देना चाहती है। जाहिर तौर पर इसका विरोध होगा। विरोध ना सिर्फ सड़क पर होगा, संसद में होगा, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत में भी होगा। ठीक है आशीष, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़े, इस बारे में डिटेल जानकारी दी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार राकेश मिश्रा इस बिल को, यानी कि एनसीटी जो बिल है, इस बिल को लेकर उनका क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, वो संविधान के पार्ट 6 में डिफाइंड हैं और उनके अधिकार दिए गए हैं। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में डिफाइंड है। पार्ट 8 का पहला आर्टिकल शुरू होता है 239, जिसमें कहा जाता है कि सारे जो गवर्नमेंट का क्रियाकलाप है वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होगा। इसी में अगला 239 कैपिटल डबल ए दिल्ली के बारे में प्रोविजंस हैं जो यूनियन टेरिटरीज से कुछ इतर है, हटकर हैं। उसका क्लॉज 3 कहता है कि विधानसभा 3 विषयों को छोड़कर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 विषय छोड़कर बाकी सब पर कानून बना सकती है। इन्हीं विषयों को लेकर एक विवाद हुआ था, जिस पर जुलाई में 2018 में एक डिसीजन आया था माननीय उच्चतम न्यायालय का, जिसमें कहा कि 3 विषय जिस पर विधानसभा कोई एक्ट नहीं बना सकती, उनको छोड़कर किसी भी विषय पर अगर एक्ट पास हुआ है, बिल पास हुआ है, एक्ट बन गया है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उस पर अपनी सहमति देनी ही है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको विशेष परिस्थितियों में महामहिम के पास भेज सकते हैं, पर अपने पास रोक नहीं सकते। तो नया अमेंडमेंट आया है 2021 का बिल 55 और 2021, जिसमें दिल्ली एक्ट में संशोधन किए गए हैं। इसमें पहली बार डिफाइन किया गया है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है। वो अमेंडमेंट कहता है कि विधानसभा कोई कानून बनाती है और उसमें कोई शब्द यूज होता है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि सारे अधिकार बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति से कोई भी काम नहीं हो सकता। तो अधिकारों की जंग चल रही है और पावर कट पर पॉलिटिक्स हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दरअसल एलजी को दिल्ली का बॉस बनाने की कोशिश की जा रही है और बैकडोर से ये पूरी कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और वहीं बीजेपी कह रही है कि इससे स्पष्टता आएगी। इसको हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। कौन कौन है वो मैं सबसे पहले आपको इस वक्त बता देता हूं। मेरे साथ निकट अब्बास जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक दत्त जी प्रवक्ता कांग्रेस, संजीव झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और देवेंद्र वर्मा जी संविधान के जानकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी पुलकित नागर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जहां पर प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी का, यानी कि जंतर मंतर, वहीं से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा पहले पुलकित के पास चलूंगा, फिर पैनल के पास आ रहा हूं। पुलकित, अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब ये ठान लिया है कि हमको लंबी लड़ाई लड़नी है। मामला अगर यहां से नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन संघर्ष शुरू कर दिया है जंतर मंतर से। आज आगे नहीं बढ़ेगा तो ये साजिश दिल्ली के सरकार के खिलाफ है। देखिए, 2 रणनीति है आम आदमी पार्टी की। पहला, कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे और दूसरा ये कि सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे। तस्वीर आप देख लीजिए, कैबिनेट पूरी होगी, विधायक दल पूरे हो, तमाम विधायक यहाँ पर नजर आएंगे। उसके अलावा आक्रोश प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में भी दिखाई देगा। तो रणनीति के साथ साथ आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जो एक्ट है जिसके तहत पूरी दिल्ली चलती है, 1991 का वो एक्ट है और उसी को लेकर जीएनसीटी एक्ट को ही लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे 2018 में, जब ये साफ हो गया कि किसका कितना दायरा है, कौन किस दायरे में काम कर सकता है। लेकिन एक बार फिर से कुछ चीज उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इन्हीं आरोपों के साथ ये आक्रोश प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी निकाल रही है। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और जमीन दोनों स्तर पर लड़ने की तैयारी है आम आदमी पार्टी की। जी ठीक, अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं, कितनी देर में आएंगे अरविंद केजरीवाल, क्या जानकारी इस बारे?
देखिए थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। 4:30 बजे वो अपना 4:30 बजे वो मंच से तमाम उन लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इस एक्ट में जो संशोधन हो रहा है उससे दिल्ली का क्या नुकसान होगा, सरकार को क्या दिक्कत होगी कानून बनाने में, फैसले लेने में, ये तमाम चीजें बताते हुए इसी मंच से 4:30 बजे वो नजर आएंगे। जी ठीक है, जब अरविंद केजरीवाल आते हैं तब हम आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त मैं अपने पैनल के पास चल रहा हूं, आप नजर बनाए रखिएगा पोल की, जैसे कोई हलचल अगर वहां पर होती है तो हम वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस वक्त मैं अपने पैनल के पास लौट रहा हूं और मैं सबसे पहले निगत अब्बास जी आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, इसलिए पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर ये आरोप लगा रहे हैं, बल्कि पी चिदम्बरम तो ये भी संज्ञा दे रहे हैं कि आप उपराज्यपाल को, एलजी को वायसरॉय बनाना चाहते हैं ताकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पर शासन कर सकें और चुनी हुई गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम एक बात यहाँ पर बेहद जरूरी है कि समझनी पड़ेगी। हम बार बार बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून लेकर आया, नहीं, अगर हम इसको विस्तार में देखें और समझने की कोशिश करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में खुद कहा था कि जो विवाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो रहे हैं उसको खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि जो भी विभाजन है कार्यों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को उसको और स्पष्टता के साथ रखा जाए ताकि जो विवाद है वो कम हो जाए, तालमेल दोनों सरकारों का एक दूसरे के साथ बना रहे। दूसरी बात, दिल्ली कभी भी वो हमेशा से यूनियन टेरिटरी रही है। दिल्ली कभी भी पूर्ण राज्य था ही नहीं, हमेशा से केंद्र शासित राज्य रहा है। तो इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। जो बौखलाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी निरंतर ये दिखा रही है कि कुछ चीजें इंपोज करी जा रही हैं, ऐसा नहीं है। जो कार्य 75 से अधिक कार्य ऐसे हैं कि राज्य सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास, जो उनके अंडर आती हैं। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, परिवहन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनवायरमेंट हो। अगर हम यहाँ पर और विस्तार में बात करें, सिर्फ पानी की बात कर लेते, मैं यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रही, पर आज से 2 दिन पहले तक 3 दिन लगातार ईस्ट दिल्ली में पानी नहीं आया और दिल्ली की सरकार माननीय केजरीवाल जी ने इस पर कोई कुछ नहीं करा। एक पाइप फट गया, टैंकर तक नहीं आया। जो गरीब लोग थे वो अपने घरों में बंद रहे, उनके पास खाने को नहीं था, पानी पीने को नहीं था। जो अमीर लोग थे, जो अफोर्ड कर सकते थे, वो नोएडा की होटलों में आके रुके हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, मेरे घर पर भी पानी नहीं आ रहा था। ब्लैक में दुकानदारों ने बॉटल्स बेची है पानी की, जो 1 गैलन की बॉटल आती है वो ब्लैक में बेची है। लोग किस तरह पानी के लिए तरसे, और अरविंद केजरीवाल जी जागे नहीं। 3 से 4 दिन तक लगातार पानी नहीं था ईस्ट दिल्ली के किसी भी आप व्यक्ति से पूछ लीजिए। उसके अलावा तो आप क्या चाहते हैं कि ये फिर धरने जो है ये एलजी के घर के बाहर हों क्या? 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगी। 10 सेकंड। एनवायरमेंट का हमने हर साल देखा है कि दिल्ली में अधिक से अधिक प्रदूषण है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में अगर आती है तो वन ऑफ दी स्टेट्स है दिल्ली, जो हिंदुस्तान की कैपिटल है। उसमें ना पानी आता है स्वच्छ और ना ही हवा है स्वच्छ। जो कार्यशैली उनकी है, राज्य सरकार के अरविंद केजरीवाल जी की है, वो काम तो पहले कर लें। 26,000 करोड़ से अधिक घोटाला कर बैठे हुए, एमसीडी को पैसा नहीं देते हैं, उससे वो काम तो कर लें। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीजें हैं जो राज्य सरकार ने रोकी। आयुष्मान भारत एक पॉलिसी है जिसको राज्य सरकार ने रोकी। तो जो काम उनके अंडर आते हैं, जो काम वो कर सकते हैं, उससे तो पहले जनता का तालमेल कर ले। उससे जनता को वंचित रखा हुआ, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अरे मुझे बताइए ना, दिल्ली कभी पूर्ण राज्य था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थोड़ी ना करा। ये तो जो पहले कानून था वो कानून आज भी है। ये 1993 का कानून है, ये हमने नहीं बनाया। ये तो कांग्रेस जो हल्ला बोल रही है, वहां पर छाती पीट रही है, ये तो आप ही का बनाया हुआ, आप ही का दिया हुआ चीज है ना। जनता को आप उसके ऊपर बातचीत करिए। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपने क्या करा। नए कार्यशैली की बात बाद में करेंगे, फिर दोहरा रही हूँ, ये केंद्र सरकार का काम नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्यों का जो विभाजन है उसको स्पष्टता से करा जाए ताकि सरकारों के बीच में तालमेल रहे और कोई आपदा ना आए। सिंपल। ठीक है संजीव झा, क्या इतना सिंपल है जैसा कि निगत अब्बास कह रही हैं? और वो एक चीज और उन्होंने जो बातें इतनी सारी कही, उनका सार ये निकलता है कि आम आदमी पार्टी को विवादों में स्वाद आता है बहुत ज्यादा, इसलिए एक नया विवाद खड़ा कर रही है आम आदमी पार्टी। मुझे लगता है काश ये 29 के अमेंडमेंट को ठीक से पढ़ ली होती और इस बिल को ठीक से पढ़ ली होती, सारी बात क्लियर होता। एक चीज समझिए, जब 1991 में ये अमेंडमेंट आया उसके बाद दिल्ली विधानसभा बना, उसमें क्लियरली ये कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस को छोड़कर बाकी विषयों में दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। 2016 से लगातार ये कहते रहे एलजी की मैं ही सरकार हो, तमाम तरह की दुविधा हुई। उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने भी उस पोजीशन को रखा, कहा कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारी मुद्दों पे दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। अभी अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, इस अमेंडमेंट में ये कह रहे हैं कि सरकार का मतलब एलजी है। तो मेरा ये कहना है कि इस दिल्ली की जनता ने 2 बार एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाया है, सरकार को चुना है, आप उसको बिलिटिल कर रहे हैं, आप उसको अपमान करना चाह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए एक चीज समझिए आप,
कि आज अगर मान लीजिए कि दिल्ली सरकार का मतलब अगर एलजी फिर चुनाव क्यों हो रहा है या विधानसभा क्यों ना, हम जनता के पास जाते हैं, जनता को वादा करते हैं, उसको हम डिलीवर करने के लिए हम उनके प्रॉमिस को अपने तरीके से डिलीवर करते हैं। अगर ये मैकेनिज्म नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि आप इस डेमोक्रेसी को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो देखिए बात साफ साफ है कि एक चोर दरवाजे से सरकार की शक्ति को छीनने की कोशिश है। बात तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने बात तो कहा था कि कंप्लीट स्टेट की पूर्ण राज लेकर आएंगे और आप लेके आगे एलजी राज। तो मुझे ये लगता है कि आप सामने से तो लड़ नहीं सकते हैं, सामने से दिल्ली की जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। दिल्ली में आप केवल 7 सीट मिला, या जब एमसीटी का चुनाव हुआ तो आपको 0 सीट मिला। आप मुझसे घबरा के दिल्ली सरकार ने जो एक काम किया है जिसको केजरीवाल मॉडल के नाम पर पूरे देश चला रही है, आप सरकार वो काम ना हो। कल से एलजी साहब कहेंगे हम बिजली सब्सिडी खत्म कर देंगे, हम पानी सब्सिडी खत्म कर देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोलने देंगे, हम दिल्ली में कैमरे नहीं लगने देंगे। आज 75 हमने देशभक्ति बजट पेश पूरे देश में दिल्ली में तिरंगा लगे। हमने कहा कि देशभक्ति की पढ़ाई की जाएगी, हमने कहा कि दिल्ली अपना एक स्टेट होगा, स्टेशन होगा। ये तमाम चीज को रोकने की साजिश है मुझे लगता है इस बिल के जरिए, जो मुझे लगता है निहायत एक तरह से न केवल जनता के मैंडेट का अपमान है बल्कि संविधान पीठ 2018 में फैसला किया था, आप उसको भी अपमान कर रहे हैं। सामने सामने लड़िए ना, जनता बता देगी आपको। जनता ने 2015 से 2020 जो 5 साल काम के में स्टैंपिंग मेजॉरिटी थी, क्यों जनता के वोट का अपमान करना चाह रहे हैं? यही दिल्ली की जनता ने आपको 7 ही सांसद में दिया, तो 7 सांसद चुन के आपको भेजा था। तो मेरा यह कहना है कि दिल्ली के जनता के मैंडेट को आप अपमान करने की कोशिश नहीं कीजिए। जो दिल्ली सरकार का अपना अधिकार है, अधिकार पे आप काम करने दीजिए। उसके बजाय आप इस बिल के जरिए आप ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की को खत्म कर दिया जाए। 24 और 44 इनको बता दीजिए कि 21 और 44 सेक्शन के जरिए ना केवल दिल्ली सरकार की बल्कि विधानसभा की शक्ति को किया जा रहा है। अरे इस विधानसभा में आज के सदस्य हैं, मुझे लगता है कि पहली बार कोई सरकार ने यह हिम्मत दिखाई कि विधानसभा में पार्लियामेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जो आपने सवाल उठाया निगत आप एक छोटा सा उस पर रिएक्शन फटाफट दे दीजिए क्योंकि मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है फिर। देखिए बेहद जरूरी है कि जब हम कोई सरकार चलाती है ना तो हम उसकी कार्यशैली को समझें। बड़े दुख की बात है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ये तक जानकारी नहीं है। ये कोई नया कानून नहीं है, ये तो सालों से सदियों से चला आ रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जो छाती पीट रही है वहां पर मेरा तो सवाल एक अमेंडमेंट को पढ़ लेंगे तो आपको कानून की समझ आ जाएगी। इस बिल को पढ़ लेंगे, इस बिल के बीच चीज समझ में आ जाएगी। ना तो आपने अमेंडमेंट को पढ़ा है ना इस बिल को पढ़ा है ठीक से। आप मैं आपके बीच में नहीं बोली, चिल्लम चिल्ली करके आप वहां पर हमारे विधायकों को चुप कराते हैं विधानसभा में। यहाँ आप चाह रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं। तो जनाब मुझे ये बताइए ना कि मयूर विहार में ईस्ट दिल्ली में जब पानी नहीं था तो आप कहाँ थे? आपके तमाम नेता कहाँ थे? अब इसके लिए जनता कहाँ जाएगी? जनता अपने विधायक के पास जाएगी या जनता एलजी साहब के पास जाएगी? जरा बता दीजिए। अगर 2 दिन की पानी की समस्या थी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम करके उसको 24 घंटे काम करके ठीक किया। कार्यशैली में नहीं है वो आप दिल्ली की तरफ अब वो अगर यही पानी नहीं आता है तो पूछ लीजिए कि वो एलजी साहब क्या धरना करेंगे या जाके अपने विधायक अपनी सरकार के पास जाएगी? जनता कहाँ जाएगी? कोशिश कर रहे हैं आप वो काम करिए जो आपका है। मुझे बताइए ना, इन सवालों के जवाब मैं आप ही से मांग रही हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं तो आपको ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि आप ये बंदर बाट का गेम क्यों कर रहे हैं। आप आइए और अपने कार्यशैली को संभालिए। आप लोगों ने निरंतर जनता को बेवकूफ बनाया है, झूठ बोला है, बरगलाया। और आपने एमसीडी की बात करी, जनाब जनता ने हमें नकारा नहीं है, 15 साल से एमसीडी में है और आप है जिनको नकारा जा रहा है। और नकारने की वजह से 26,000 करोड़ का जो आप घोटाला करके बैठे, आप लोगों के गद्दे भरे हुए हैं, वो हम भूलते नहीं है। इस चीज को पहले आप सुधारिए, उसके बाद ठीक है निगत, बाकी मेहमान भी हैं, मुझे उनके पास भी चलना होगा। मैं फिर आपके पास वापस लौटूंगा। अभिषेक दत्त हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे एक रिएक्शन, फिर मैं देवेंद्र जी के पास चलूंगा। अभिषेक, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाए, जैसा कि आम आदमी पार्टी आशंका जाहिर कर रही है कि ये बिल पास हो गया तो सारी शक्तियां जो है वो एलजी में निहित हो जाएंगी, क्या आपको भी लगता है कि जो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक कठपुतली रह जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली को ऑटोक्रेटिक गवर्नेंस के माध्यम से कंट्रोल करने की ये पहल लोकतंत्र की दिल्ली के अंदर खासतौर से एक तरीके से कतल है, उसकी मौत है। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं कि इनको कितना इस कानून के बारे में पता है, परंतु मैं स्पष्टता से अगर आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से दिल्ली के अंदर मुद्दा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए। अगर एक तरफ आप दिल्ली की जनता के बीच में पूर्ण राज्य का मुद्दा लेके वोट मांगने जाते हैं और उसके बाद जब आप चुन के नहीं आते तो आप एक ऐसा काला कानून लेके आते हैं जिससे सभी विधायक
भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के, वो संविधान के तहत चुन के आए हैं और जब वो चुन के आए हैं तो उनके सामने कई काम वो जनता के बीच में लेके गए थे। परंतु इस फैसले के बाद सरकार को एलजी के साथ रिप्लेस करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं तानाशाही का बहुत बड़ा एक तरीके से धप्पा दिल्ली पे लगेगा। पहली चीज दुख इस बात का है, 3 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट के अंदर एक कैबिनेट नोट आता है जिसके तहत ये काला कानून दिल्ली पे थोपा जाता है। परसों तक जब तक कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आम आदमी पार्टी का एक भी राज्यसभा सांसद, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री, इनके कोई भी मंत्री अब तक वो रोड पे ना राज्यसभा में धरने पे लेके आए। इनको इस बात को पिछले 50 दिन में उठाना चाहिए था। अब जब सब कुछ हो चुका है, अब जब वो बिल पास होने वाला है, उस समय एक मंच सजाकर इस तरीके से बातें रखना कहीं ना कहीं दर्शाता है, क्या पता इनकी अंदर की कोई मिली भगत तो नहीं। उसका कारण है कि आज तक शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक में नहीं हुई। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में बड़ी स्पष्टता से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में कई बड़े बड़े घोटाले हैं। आज तक उन घोटालों के बारे में ना भारतीय जनता पार्टी ने ना आम आदमी पार्टी ने बात करी। तो ऐसा क्या प्रेशर था आम आदमी पार्टी पे कि 50 दिन तक उन्होंने इस काले कानून का संसद से लेकर जंतर मंतर तक यानी कि रोड तक कहीं पे भी विरोध नहीं करा। ठीक है, भले ही ये आम आदमी पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी को खत्म करना एकदम गलत। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कभी विधायकों को खरीद फरोख्त से सरकार गिराती है, कभी पांडेचेरी में जब सरकार नहीं गिरा पाती तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटा देती है। मुझे लगता है डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है दिल्ली गवर्नेंस का यही एक बेहतर तरीका है तो आने वाले विधानसभा में अपने मैनिफेस्टो में रखते कि दिल्ली को हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते, दिल्ली के अंदर हम अच्छा एलजी चाहते हैं तो हमारे एलजी के नाम पे वोट दो, हमारे विधायकों के नाम पे वोट मत दीजिए। ठीक है, मैं इस पर अभी दिग्गज जी से जवाब लूंगा, लेकिन मैं फिलहाल देवेंद्र वर्मा जी के पास चल रहा हूं, चूंकि वो संविधान के जानकार भी हैं और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी रहे हैं, तो मैं उनसे एक चीज समझना चाहूंगा। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस 1 मिनट मुझे दीजिए। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन ले पहले एक बार। आपने देखा होगा, आप सबसे बात करके, आप सबसे प्यार आशीर्वाद देके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली विधानसभा में ऐतिहासिक देशभक्ति बजट पास हुआ कि नहीं? ये कानून उस देशभक्ति बजट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जो कानून लेके आ रही है वो देशभक्ति के खिलाफ है। ये कानून नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली में 2047 में केजरीवाल जी इस तरह से काम करते रहे कि 2047 में ओलंपिक खेल करा लिए जाए दिल्ली में। ये नहीं चाहते कि 2047 में, अभी बजट में मैंने कहा कि सपना देखो 2047 में, हम तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, हम तो जिंदा भी होंगे कि क्या होंगे पता नहीं, लेकिन आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 25 साल बाद नौजवान बनकर देश में खड़ा होगा, दिल्ली में खड़ा होगा। हमने कहा सपना देखो और उस पर काम करना शुरू करते हैं कि आज जो बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का है, 25 साल बाद वो नौजवान बन के खड़ा हो दिल्ली का। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। जंतर मंतर जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपना संबोधन दे रहे हैं। अब से कुछ देर में अरविंद केजरीवाल भी संबोधन देंगे और ये सब कुछ हो किस ले रहा है, उसी मुद्दे पर जिस पर हम भी बहस कर रहे हैं, एनसीटी, ये नया बिल जिसको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि ये काला कानून है और ये उपराज्यपाल को दिल्ली का मालिक बना देगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं इस पर एक्सपर्ट की राय लूंगा। देवेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 बातें सर अभी तक की जो चर्चा है उसमें सामने आई हैं। पहली बात तो ये, जो बीजेपी कहती है अपना पक्ष रखते हुए कि जो जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, जो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट अपनी दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन अपना दिया था, वो ये कहता है कि उसके मुताबिक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को और इससे कार्य विभाजन में स्पष्टता पैदा होगी, इसीलिए हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की चिंता यह है कि उपराज्यपाल दिल्ली के मालिक बन जाएंगे और फिर वो लोग जिन्होंने वोट देकर सरकार को चुना है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्या है कि स्टेट और नेशनल टेरिटरी जी, इन दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। दिल्ली जो है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है जी,
अर्थात यहाँ पर केंद्र का दखलंदाजी यहाँ पर वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से पूर्व से भी है, लेकिन विधानसभा इन नेशनल टेरिटरीज में इसलिए बनाई जाती है कि जो पब्लिक का विल है, पब्लिक क्या चाहती है, वो एक रिफ्लेक्ट हो सके एक ऐसे स्थान पर जिसको विधानसभा कहते हैं। वहां पब्लिक का ओपिनियन, पब्लिक की इच्छाएं, पब्लिक क्या चाहती है, रिफ्लेक्ट हो सके और उसके अनुरूप जो भी शासन है, जो भी शासन कर रहे हैं, जिस भी पार्टी का शासन हो, उसके अनुरूप वो पूरी व्यवस्था करे, उसके अनुरूप बिल्स बनाए, उसके अनुरूप नियम बनाए और सब बनाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो एक बेसिक चीज है डेमोक्रेसी की कि हार्मोनियस रिलेशंस, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है उनमें हार्मोनियस रिलेशंस में कुछ कमी आई है। और इसलिए जब भी, और इसमें एम्बिग्यूटी भी है क्योंकि है तो ये नेशनल टेरिटरी, ये स्टेट तो है नहीं, फुल फ्लेज स्टेट तो है नहीं। और जैसा मैंने आपको बताया कि विधानसभा का बनाना केवल इसलिए आवश्यक है कि वहां पर पब्लिक की विल, पब्लिक का ओपिनियन रिफ्लेक्ट हो सके और उसके अनुरूप वहां पर जो नियम, कायदे, कानून, लॉ बनने हैं, जो यह व्यवस्था होनी है, उसकी इच्छा के अनुरूप संचालित हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई ऐसा नहीं है कि वो एंटी पब्लिक निर्णय लेने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों हार्मोनियस रिलेशन से पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, जहां तक स्पेसिफिकली दिल्ली के बारे में बात करूं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की सरकार, इन दोनों के बीच में काफी विवाद चला, काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे और अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय तो जरूर किया कि फॉर डे टू डे अफेयर लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंसेंट या लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। लेकिन उसने एक बहुत बेसिक चीज ये भी कही कि जो दिल्ली है वो नेशनल टेरिटरी है, वो स्टेट नहीं है। और जो गवर्नर है, गवर्नर एक्चुअली वो गवर्नर नहीं है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है इन रियल सेंस, इन द लिमिटेड सेंस ही इज ए एडमिनिस्ट्रेटर। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ही इन लिमिटेड सेंस ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड नॉट गवर्नर, वहीं से एक्चुअली इसके बारे में विचार चालू हुआ कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और क्लियर करने के लिए, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरी ऑर्डर हैज टू बी, सभी ऑर्डर वहां पर गवर्नर के पास में जाना जरूरी नहीं, लेकिन उसने एक ये भी कह दिया कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो गवर्नर नहीं है। और सारी व्यवस्था गवर्नर की इसके पहले तक जैसी विधानसभाओं के लिए है 239 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में, और इनके जो इंटरनल वर्किंग रूल्स विधानसभा के बने हैं, चाहे वो इलेक्शन के संबंध में हो, चाहे किसी के भी संबंध में हो, राज्यों के समान ही बने हैं। लेकिन अब पावर्स का जहां तक प्रश्न है, क्योंकि नेशनल टेरिटरी है, जब नेशनल टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का से तो उसमें निश्चित तौर पर रहेगा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दी जाए और वो चाहे जो करे। इसलिए अब गवर्नमेंट की दो अमेंडमेंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो गवर्नमेंट, जो कि सामान्यतः यह समझा जाता है कि कैबिनेट इज द गवर्नमेंट, इस एम्बिग्यूटी को उन्होंने दूर किया और कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द गवर्नमेंट। और एक ये भी ऑर्डर कर दिया कि हर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बाद में ही, या विधानसभा के कोई भी निर्णय लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद में ही लागू होंगे। अब इसमें किसी को संदेह करने, मैं समझता हूं इसमें किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों का हित इसी में रहता है कि वो पब्लिक के लाभ के लिए, पब्लिक के भले के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करे। तो इसमें मिलकर काम करें। तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि नहीं, हम वहां क्यों, आप ये क्यों मान के चलते हैं कि विधानसभा का जो निर्णय होगा या दिल्ली सरकार का जो दिल्ली का जो निर्णय होगा, विधानसभा जो निर्णय लेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको रोक देंगे, उसको लागू नहीं होने देंगे? ये आप मन में शंका करके क्यों चलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकार, अब जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा राज्य सरकार, इन दोनों का ही उद्देश्य पब्लिक की विल के अनुरूप काम करना होता है। तो मैं नहीं समझता कि इस बिल में किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए। आपत्ति केवल अब ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो है। आजकल पॉलिटिक्स में यदि कोई एक दल कुछ कहता है तो दूसरा दल निश्चित तौर पर उसके विरोध में ही कहता है। और जो मैंने बहुत आरंभ में कहा कि हार्मोनियस रिलेशंस में बहुत कमी आई है राजनीतिक दलों के बीच में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के बीच में भी, शायद उसी का ये परिणाम है। लेकिन ये अमेंडमेंट मैं समझता हूं कि राइट डायरेक्शन में है। इसमें कहीं कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बात अलग है
कि बहुत दिनों से ये चल रहा है, ये डिमांड है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर वैसे भी पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड ये सब राज्य सरकार वहां की विधानसभा के पास में नहीं है। और दिल्ली की पॉपुलेशन भी बहुत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से अनुमान है कि 2021 के ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त हेडलाइंस का वक्त हो गया है, मुझे हेडलाइंस लेनी है। और जैसा कि आपने कहा कि एक पीस और हार्मनी के साथ अगर दोनों मिलकर काम करें, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार, तो फिर जनता के हित में बेहतर काम होंगे। इसी सवाल को आपको दिल्ली के जंतर मंतर लिए चल रहे हैं, जहां पर मंच पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और एनसीटी बिल को लेकर अब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पूरे दिल्ली से आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। लोगों में गुस्सा है, लोग दुखी हैं। किस बात से दुखी है? हेलो, केंद्र की भाजपा सरकार ने संसद में अभी 3 दिन पहले किसी का नहीं चल रहा सर, एक कानून लेके आए हैं। हाँ, वो भी लगे। उस कानून में लिखा है, एक बात तो लिखी है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब, फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? फिर आपका क्या मतलब होगा? फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा, जनता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा। जनता ने 70 में से 62 सीट गई, उसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता के साथ तो धोखा हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है, जनता जिस सरकार को चुनती है सारी शक्तियां उसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब, ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है, ये तो धोखा हो गया अपने साथ। 2015 में
जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी। फिर 2020 में चुनाव हुए, जनता ने 70 में से 62 सीट दी। फिर अभी उपचुनाव हुए एमसीडी के, जनता ने एमसीडी के उपचुनाव में बीजेपी को 0 सीट दी। तो भाई साहब, दिल्ली की जनता साफ साफ यही तो कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। कह रही है नहीं कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा मैच खेल रहा था, क्रिकेट मैच हार गया, तो उसके बाद क्रिकेट का बल्ला और बॉल लेके दोनों लेके भाग गया। ऐसे ही हार रहे, एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं, जनता का राज खत्म करना चाहते हैं। ये इनका एक तरह से इनका ये पूरे देश के अंदर यही कर रहे हैं। चुनाव कराते हैं, अगर चुनाव में हार जाएं तो दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीद लेते हैं और वहां पे सरकार गिरा देते हैं। करते नहीं करते पूरे देश के अंदर? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ये जितने एमएलए बैठे हैं, खरीदे नहीं जा रहे, ये बिक नहीं रहे। कोशिश तो बहुत करी इन्होंने, ये बिक नहीं रहे। तो ये दिल्ली के अंदर जब एमएलए नहीं बिक रहे, तो इन्होंने ये कानून लाके दिल्ली के अंदर ये सत्ता खत्म करना चाहते हैं, जनता की सत्ता खत्म करना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। इतने शानदार काम दिल्ली के स्कूलों में हो रहे हैं। ये कानून शिक्षा के अच्छे कामों को बंद करने के लिए बनाया गया है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम करती रहे आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो रहा है तो इनको सूरत के अंदर इनको तकलीफ हो रही है, कर्नाटक के अंदर इनको तकलीफ हो रही है। देश के अंदर जहां जहां भी पंचायतों के और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की धीरे धीरे सीटें आनी चालू हो गई। अब उत्तर प्रदेश के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमें भी फ्री बिजली चाहिए, गुजरात के अंदर लोग कह रहे हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, हर जगह लोग कह रहे हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो रहा है, इस अच्छे काम को नहीं रोकना चाहिए, गलत बात है। तुम भी अच्छा काम करके दिखाओ, कंपटीशन तो अच्छे काम का होना चाहिए। अब तुम गुजरात में बिजली फ्री कर दो, देखो हमारी एक भी सीट नहीं आएगी सूरत में, काम तो तुम करोगे नहीं, और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी रोकोगे। ये तो गलत बात है, गलत बात है नहीं है? गलत है। अगर तुमने वोट चाहिए, तुमको वोट चाहिए, तुम भी अच्छे काम करो। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छे काम कर रही है, तुम भी दूसरी जगह अच्छे काम करो, तुमको भी वोट देंगे लोग। तुम तो करोगे गुंडागर्दी, और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी रोकोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असली देशभक्ति क्या होती है? देश की सेवा। असली देशभक्ति है कि अगर देश के किसी भी कोने में कोई अच्छा काम कर रहा हो, चाहे कोई कर रहा हो, चाहे पक्ष कर रहा हो, विपक्ष कर रहा हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, अगर मैं सच्चा देशभक्त हूं तो मैं उसका साथ दूंगा नहीं दूंगा? और अगर मैं गद्दार हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं। अगर मैं भारत का दुश्मन हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं, अच्छे काम को रोकूंगा मैं। ये दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम को रोकना चाह रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे, ये देश के साथ सही नहीं कर रहे, देश के साथ, भारत के साथ सही नहीं कर रहे। तो मैं आज दिल्ली की जनता की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि आज इतने लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, ये तो फिर भी थोड़े ही आए हैं,
इससे ये मत आकिए दिल्ली के एक एक आदमी के दिल में, मैं देख रहा था 3-4 दिन से ये टीवी चैनल वाले सारे सर्वे चला रहे हैं, 90% लोग दिल्ली के कह रहे हैं गलत कर रही है केंद्र सरकार। सर्वे में भी आ रहा है। मैंने देखा कुछ पत्रकार सड़क के ऊपर अपना कैमरा लेके घूम रहे थे, सबसे पूछ रहे थे, हाँ भाई दिल्ली सरकार किसको चलानी चाहिए, केजरीवाल को चलानी चाहिए कि केंद्र सरकार को? 90% लोग कह रहे थे कि केजरीवाल को चलानी चाहिए, हमने उसको चुना। तो मैं केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि अभी भी इस कानून को वापस ले लो। अभी ये कानून वापस नहीं हुआ, इस कानून को वापस ले लो, जनता की ताकत को मत छीनो। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने सभा को संबोधित किया है और सीधे तौर पर चैलेंज एक तरह से उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को वापस ले लें, जनता की ताकत को ललकारने की कोशिश न करे भारतीय जनता पार्टी। और उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि अगर ये बिल पास हो गया, ये कानून लागू हो गया, तो फिर चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम संघर्ष करेंगे, हम सड़क पर भी संघर्ष करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर जाएंगे। और अगर एलजी सरकार है तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? निगत अब्बास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। अरविंद केजरीवाल को आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि बदमाशी कर रही है दरअसल बीजेपी, क्योंकि वैसे तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी वोट हासिल नहीं कर सकी, इसलिए अब सत्ता हथियाने के लिए ये बिल लेकर आई है बीजेपी। देश की दुश्मन है, दिल्ली की दुश्मन है बीजेपी। मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मैं बड़ी इज्जत करती हूँ। उसके बावजूद मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को ना कहीं मजा आने लगा है चर्चा बटोरने, नाटकीय प्रदर्शन करते हैं, फिर अपना ही मजाक उड़वा लेते हैं। मुझे बताइए, इतना बड़ा भाषण उन्होंने दिया, इतनी बड़ी टिप्पणी उन्होंने कर दी, उन्होंने एक चीज ऐसी नहीं बताई जिसका अधिकार उनके पास 2 दिन पहले था और आज नहीं। ये कानून तो कुछ नया है ही नहीं ना। मैं वही पूछना चाह रही थी। आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए, जब वो नहीं बता पाए, जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं बता पाए, तो जाहिर सी बात है प्रवक्ता भाई मेरे क्या बता पाएंगे। मैं तो पूछ रही थी कि 2 चीजें तो ऐसी बताइए जिनका अधिकार आपके पास पहले था और आज नहीं है, कि अब वो अधिकार ले लिया गया है। ये वही अधिकार है जो पहले थे, जो आज है, ये सेम है, इसमें कुछ चीज अलग नहीं है। सिर्फ ये है कि अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है। स्पेसिफिकेशन के बाद तो नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये आरोप है ना। देखिए, उनकी बात पूरी मैंने भी सुनी, सुनिए निगत, उनकी बात मैंने भी सुनी। उन्होंने उस वक्त का भी जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से के फैसले से पहले के उस वक्त का भी जिक्र किया, जब उन्होंने बताया कि भाई फाइलें हम भेजते थे पब्लिक वेलफेयर के कामों के लिए, एलजी लौटा देते थे, सुनते ही नहीं थे। हम धरना क्यों करना पड़ा अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल के ऑफिस में धरना क्यों करना पड़ा, बैठना पड़ा चुने हुए मुख्यमंत्री को? काम नहीं हो रहा था इसलिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी बेहतर बात की, बड़ी खूबसूरत बात करी कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे काम करने दिया जाए ना, उस पर तो रोक नहीं लगानी चाहिए। वही तो हम बोल रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है। और न जाने 7 साल से हम यही सवाल पूछ रहे और आप जवाब नहीं दे पाए कि अच्छा काम जो था आयुष्मान भारत, जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ आपने, ममता दीदी ने, जैसे लोगों ने जनता को वंचित रखा है, जहाँ फ्री इलाज मिल रहा है 5 लाख का, आप होने नहीं देते। पेंशन स्कीम से आप लोग वंचित रखते हैं, बेटियों को स्कॉलरशिप से आप वंचित रखते हैं। ये सारे कानून आप आने क्यों नहीं देते हैं? जो अच्छे काम कर रहा है उसको ना रोका जाए, ये कहना बड़ा आसान है, पर क्या करें? आप लोगों की दाढ़ी में तिनका इतना बड़ा है कि आप लोग सिर्फ कहते हैं, वो सिर्फ बातों के, बस सिर्फ वक्ता में लिखता हूँ, कुछ नहीं। आप कह तो देंगे मंच पर चढ़कर कि काम रोकने नहीं चाहिए, सबसे बड़े आरोपी तो आप हैं उसकी। सबसे बड़ी गलत काम तो आप कर रहे हैं कि जो अच्छे काम है, जो पॉलिसीज है, वो जनता तक आप पहुंचने नहीं दे रहे, क्योंकि आपका राजनीतिक उल्लू सीधा नहीं होगा, क्योंकि आपको ये लग जाएगा कि अगर दिल्ली की जनता के पास केंद्र सरकार क्योंकि निखत मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे बाकी गैस से भी एक रिएक्शन लेना है। आपने बोला है, मैं इस पर रिएक्शन संजीव झा से ले लेता हूं। पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा, क्या अभी भी राज्यपाल के साथ, उपराज्यपाल के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना पॉसिबल नहीं है क्या आम आदमी पार्टी के लिए? एक बात समझिए, मैं भी दिल्ली विधानसभा का सदस्य हूँ और 3री बार मैं सदस्य हूँ। मैं जनता के पास जाता हूँ, जनता से वादा करता हूँ, जनता उस वादे को लेकर वोट करती है, फिर सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। दूसरी तरफ एलजी को केंद्र सरकार नियुक्त करता है। तो एलजी, मैं जनता के लिए जिम्मेदार हूं, वो केंद्र सरकार के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, जब तक एलजी कहते रहे 2018 से पहले कि मैं ही सरकार हूं, आपको याद है जब हमने कहा कि ये राशन की होम डिलीवरी होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी हम नहीं करने देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती थी। क्या क्यों नहीं करने देंगे? दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ जाएगा। जब हम दिल्ली में कैमरे लगा रहे थे
उन्होंने कहा हम कैमरे नहीं लगाने देंगे, चूंकि केंद्र सरकार नहीं चाह रही थी। क्यों नहीं कैमरे लगा? लॉजिक क्या दिया उन्होंने कि लोगों की प्राइवेसी चली जाएगी। इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक हम नहीं बनने देंगे, इससे जगह ऑक्यूपाई होता है। ये क्यों कह रहे थे? क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाह रही थी। तो जो एलजी को नियुक्त किया, एलजी उनके लिए जिम्मेदार होंगे। हमें जनता ने चुना, हम जनता के लिए जिम्मेदार होंगे। और यही डेमोक्रेसी की बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर बीजेपी प्रवक्ता इस बात को नहीं समझ पा रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कैसे समझाया जाए। बार बार कह रहे हैं कि ऐसा क्या चेंज हो गया है। अरे आपने सेक्शन 21 मोटा सेक्शन 21, सेक्शन 24, सेक्शन 44 में आपने अमेंडमेंट किया है। आपने सेक्शन 21 में कहा है कि एलजी गवर्नमेंट है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनी हुई सरकार गवर्नमेंट है। सेक्शन 24 में आपने ये कह दिया कि आप विधानसभा की शक्ति को कम कर देंगे, कि विधानसभा अगर कोई कानून बनाता है तो एलजी चाहे तो उस कानून को पास नहीं होने देंगे। तो मेरा ये कहना है कि आपने विधानसभा की शक्ति को खत्म कर दिया, आपने सरकार की शक्ति को खत्म कर दिया। अगर सरकार को, मुख्यमंत्री को अगर एलजी से ही आदेश लेके काम करना होगा तो मुख्यमंत्री और काउंसिल मिनिस्टर का क्या मतलब है? तो फिर एलजी चला है। ठीक है, मेरे पास चूंकि वक्त की कमी है, मेरे पास चूंकि वक्त की कमी है, एक रिएक्शन अभिषेक दत्त जी आपका, एक कमेंट, आखिरी कमेंट एक आपका, अभिषेक दत्त। इस बात जी 50 दिन बाद जब ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, उसके बाद उनका धरने पे आना और ये पूरा मन सजाना कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि केजरीवाल जी भले ही बाहर से आज किसी कारणवश पब्लिक में आके इस बात को रख रहे हैं, परंतु उनपे कोई ना कोई दबाव तो रहा होगा, जिसकी वजह से पिछले 40 दिन लगातार उनके मुंह पे चुप्पी रही। जो कानून आया है ये असंवैधानिक है। चुनी हुई सरकारों की पावर लेना इस तरीके से कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में बिलीव करती है, लोकतंत्र में नहीं। आप और बीजेपी ने अपनी अपनी बात रख दी और कांग्रेस ने एक तीर से दो शिकार कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसमें चर्चा में शामिल होने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने भी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक सभा की है और सभा में साफ तौर पर कहा है कि ये दिल्ली के लिए ठीक नहीं है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के लिए ठीक नहीं है, और अगर ये बिल आता है तो फिर वो इस लड़ाई को आगे लंबा ले जाएंगे, सड़कों पर लड़ेंगे, संसद में इस लड़ाई को लड़ेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।